नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। मैंने भी बहुत अच्छी दिवाली मनाई कल, ठीक है। मैंने उसके शॉर्ट्स भी डाले थे कि दिवाली कैसे मनाई, ठीक है। तो दिवाली हमेशा मनानी चाहिए आपको, ठीक है। बाद में वक्त मिले या ना मिले, बहुत ही अच्छा। और जो PSUs होते हैं उनमें तो दिवाली भी इतनी अच्छी सेलिब्रेशन होती है, जैसे कि जैसे मैंने डाला था BSNL कॉलोनी में दिवाली सेलिब्रेशन था, क्योंकि मैं BSNL कॉलोनी में ही रहता हूँ। एंड तो अब से लगातार वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बीच में मैं प्रिपरेशन कर रहा था एग्ज़ाम्स की, तो बीच में वीडियो का डिले आया था। फिर मैंने 2 वीडियोज़ लगातार डाली थी, तो अब से जो हैं वीडियोज़ वो अब लगातार ही आएंगी आपके लिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे MCQ मैं आपको करा के जाऊँगा, कंट्रोल सिस्टम के, क्योंकि 24 तारीख को पेपर है। हार्डली 10-12 दिन अब रह गए हैं। उसमें मैं आपको ना 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन करा दूंगा मेन, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम के, ड्राइव के, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं पावर ग्रिड को जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं आप 12 दिन में, कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं पावर ग्रिड को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास 2 हिस्सों में एग्ज़ाम बटा हुआ है, एक टेक्निकल है और दूसरा नॉन टेक्निकल है। अच्छा, टेक्निकल एग्ज़ाम अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल एग्ज़ाम हमेशा डोमेन जो उसका सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिस डोमेन पे आपको सिलेक्शन लेना है वो टेक्निकल हिस्सा है। अच्छा, तो टेक्निकल हिस्से में हमारे पास जो पावर ग्रिड में सब्जेक्ट्स आते हैं वो इसमें इतने ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपकी वेटेज ज़्यादा रहेगी और जो आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल, फिर मशीन्स, फिर पावर सिस्टम, फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और इलेक्ट्रिक मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो 5 सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल के कोर एरिया में आते हैं और ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे ही आप ये 5 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, ठीक है, जैसे ही आप ये 5 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो 5 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको फिर रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स पे जाना है, जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है, ड्राइव्स होगी, ठीक है, और क्या हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। ये 1 2 3 4 सब्जेक्ट रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट रहेंगे आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती है, साथ साथ में आपका एडवांस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती है। एडवांस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे पास होती है उसमें ऑसिलेटर, एम्पलीफायर्स और ये सब पढ़ के जाने हैं। फीडबैक्स, आपको फीडबैक सिस्टम्स हो गए और ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में है। प्लीज़ यार ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक ना छोड़ना। मैंने UKPSC JEE की पिछली पेपर जो उठा के देखा है उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी पूछा गया है, UPPCL में भी पूछा गया है, और ढेर सारे जो JEE के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ भी पूछा जा सकता है। तो ये तो रहा अभी तक का जो सिनेरियो है, ठीक है, कि कैसे आपको करना है। तो आपको सबसे पहले, अब लास्ट के दिन पढ़े हुए हैं तो आप क्या करिए, कोर सब्जेक्ट आपने अभी तक सारे पढ़े ही होंगे। मैं आपको करता हूँ इन 12-13 दिन में ना आप कोर सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, आप रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करिए। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए ज़्यादा, कंट्रोल सिस्टम पढ़िए ज़्यादा, ड्राइव्स को पढ़िए, थोड़ा बहुत माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक पढ़ के पूछिए। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर पावर ग्रिड में नहीं आते। इन केस अगर गलती से आ भी गया तो 1-2 क्वेश्चन आएगा, उसी से आएगा, ठीक है। तो आप रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स प्लस में नॉन टेक पढ़िए। अब नॉन टेक में जैसे इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में एंटोनिम पढ़िए, सिनोनिम्स पढ़िए, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है। क्यों मैं कहता हूँ आपको नंबर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से उठाने हैं। एंटोनिम, सिनोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये अनगिनत होते हैं। अब यहाँ इनमें तो किस्मत पे बात होगी। अब एंटोनिम सिनोनिम अनगिनत है, मान लो आपने कोई सा पढ़ा, वो आ गया तो आपसे हो जाएगा, नहीं आया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि तब आप तुक्का मारोगे। तो वो तो होगी सेकेंडरी बात। तो आपको करना है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पे ज़्यादा फोकस करना है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आप पढ़ेंगे, नीचे उसका आंसर दिया होता है, पैराग्राफ में से छांटना होता है, और वो मंदबुद्धि आदमी भी छांट सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई होशियार बंदा होने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉम्प्रीहेंशन पे आप ज़्यादा फोकस करें, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के जाएँ आप, ठीक है। ये तो रहा इंग्लिश का, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन से नंबर ले लेना, और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं ना, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इन वाले टॉपिकों से, ठीक है, एक्टिव पैसिव, ये पढ़ के जाइए आप। एंटोनिम सिनोनिम के भरोसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एंटोनिम सिनोनिम्स आर ह्यूज एंड एनॉर्मस एंड दे आर इनफाइनाइट। सो अगर आपकी किस्मत में कोई एंटोनिम सिनोनिम हो, आपने पढ़ लिया, वो आ गया, ठीक है, नहीं आया तो दैट्स ऑल, वहीं पे कहानी ख़त्म। फिर इसके बाद आप रीजनिंग पढ़ें। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक आएगी, SSC JEE लेवल तक की। एप्टीट्यूड इसका काफ़ी टफ आता है, मैंने पहले भी बोला था। एप्टीट्यूड अगर ईजी आया इसका तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। अगर एप्टीट्यूड इसका पहले बार जैसा आया
then it will be quite tough for you because aptitude level in this examination is quite higher than all other JEE examination. अच्छा LMRC में कभी aptitude का level देखना ठीक आएगा, किसी और JEE एग्जाम में एप्टीट्यूड का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ बोलते हैं, ठीक है, 6वीं से लेकर 10वीं का मैथ जो होता है ना उसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये आ गया, ये इसके क्वेश्चन आएंगे डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब आपको कैसे अंदाज़ा लगाना है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिफ़िकल्ट है, मुझे छोड़ना चाहिए ये, ठीक है। अगर मान लो जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं बैठा हुआ हूँ एग्जाम हॉल में और मुझे लगा कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बहुत इजी है, 1-2 स्टेप्स में हो जा रहा है तो आप करिए। लेकिन अगर बहुत लंबा दिखता है ना आपको, ठीक है, ये फलाना निकालने को दे दिया, उसी क्वेश्चन में डिस्काउंट भी निकालने को दे दिया, उसी में ये निकालने को दे दिया, फिर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंसेप्ट मर्जिंग पे हुआ एप्टीट्यूड फिर आप छोड़ देना उसको। टाइम एंड वर्क का इजी सा पड़ा, ठीक है, ठीक है। इजी वाला कौन सा होता है भाई, ए और बी काम कर रहे हैं, दोनों कितने टाइम में काम करेंगे। अगर उसने सी डी का लफड़ा डाल दिया ना, पावर ग्रिड बहुत डालता है ऐसे, सी आया इतने दिन में इतना काम करके फिर वो भगा देगा सी को, फिर डी भी आ जाएगा, फिर ई भी आ जाएगा, फिर लास्ट में कहेगा इसको निकालो, फिर कितनी इक्वेशनें बनती हैं वहाँ पे। तो टाइम एंड वर्क अगर 1 स्टेप या 2 स्टेप का आया तो कर लेना, नहीं आया तो छोड़ देना, बगल वाला भी छोड़ देगा, वो भी नल्ला ही है क्योंकि डिप्लोमा ही अलाउड है, ठीक है। तो इतना कोई तोप नहीं है वो कि सामने कोई आपके IITian बैठा है या कुछ बैठा है, ठीक है। तो इतना तोप नहीं होगा वो कि वो इतना लंबा कोई एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। इसीलिए पावर ग्रिड कट ऑफ नीचे आती है, ठीक है, ठीक है। जब बगल वाला भी सेम ही लेवल का है तो इतनी कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एप्टीट्यूड इसीलिए थोड़ा सा टफ आता है, इसका इजी आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ अप जाएगी, बट एप्टीट्यूड इसका टफ ही आता है भाई हमेशा। मैथ इसका बहुत मुश्किल होता है, पावर ग्रिड सबसे मुश्किल मैथ ही डालता है, हो ही नहीं पाएगी तुमसे। अगर वो अलग बात है इजी आ जाए इस बार की तो, ठीक है, नहीं तो भैया इसकी मैथ हो ही नहीं पाती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, होती ही नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस के इतने लंबे लंबे डाल देगा। एक तो मेरे को ना इसके जो पेपर डिज़ाइन करता है ना, मेरे को उसकी अकल की बात समझ नहीं आई। एक तो 170 क्वेश्चन होते हैं, वो 120 मिनट में करने होते हैं 2 घंटों में। टाइम से कम अगर तूने क्वेश्चन लिखा है तो उसके लिए इतना लेंथी एप्टीट्यूड बनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती। कैट की किताबों में से छांटते हैं ये क्वेश्चन, कोई बात है? ये क्वेश्चन बन रहा है सिंपल वाला, पेपर बना रहा है तो सिंपल बंदे के लिए, और ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डाल देते कैट की किताब में से। और जो MBA एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है ना, एक छपरी सा, उसको मतलब उसके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं यहाँ पे, मतलब एप्टीट्यूड में। दैट इज़ नॉट अ गुड सेंस, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला, ये मेरे को एक दोस्त ने बताया था, वो MBA की तैयारी कर रहा है, तो उसने कहा था यार पावर ग्रिड में ना, काफ़ी पहले की बात है ये, कर पावर ग्रिड में ना जो MBA एंट्रेंस की किताबें होती है ना, वहाँ से एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ला के चेपते हैं, ठीक है। अब किस लिए चेपते हैं, टेक्निकल तो बिल्कुल सिंपल होता है, इसका एप्टीट्यूड ही होता है सबसे मुश्किल, मैथ्स वाला, ठीक है। कहीं से चेप देगा, UPSC का जो CSAT का एप्टीट्यूड होता है ना, उसके क्वेश्चन चेप देगा, ठीक है। तो ऐसे चेपता है एप्टीट्यूड, इसमें काफ़ी अच्छे लेवल का आता है। दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज़ नोन एज मैथ्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ओके। सो आफ्टर स्टडिंग दिस मच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, तो आपने नॉन टेक में किससे नंबर उठाने हैं, एक तो इंग्लिश से उठाने हैं, एक आपने रीजनिंग से उठाने हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से उठेंगे नहीं। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस पावर ग्रिड पूछने लगा है और इस बार भी पूछेगा 100%, दैट इज डिसाइडिंग फैक्टर। पावर ग्रिड में स्टैटिक जीके बहुत कम आती है, उसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, बट करंट अफेयर वेटेज पावर ग्रिड का बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली बात है, TCS इज टेकिंग द एग्जामिनेशन, इफ TCS took examination tender of any JEE exam or any, you can say, or exams, it will include the various types of you can say current affairs which are in varieties, okay। करंट अफेयर अब पावर ग्रिड किस तरीके से पूछता है, देखो मैं एक ही बारी में तुम्हें बता दूंगा और तुम करंट अफेयर सारे अटेम्प्ट करके आ जाओगे पावर ग्रिड में। ये पता कैसे करंट अफेयर पूछता है, ये योजनाओं वाले करंट अफेयर नहीं पूछता, ये पूछता है मिलिट्री एक्सरसाइज किसके और किसके बीच में हुई, ठीक है। सिम्बैक्स होती है ना, किसके बीच में होती है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी होती है। एक तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज पढ़ जाना, दूसरा एक ही ये पूछता है कि ना, जैसे आपको देखा रिसेंट में किसी ने कोई किताब लिखी होगी ना राइटर ने, ये पूछेगा ये बुक, राइटर का नाम, बुक का नाम दे देगा और पूछेगा किस राइटर ने ये बुक लिखी है। तो बुक के जितने रिसेंट वाले राइटर है ना,
एक तो होते ना वो पुरातन काल वाले, वो वाले राइटर नहीं पूछ रहा मैं, करंट अफेयर में हाल ही में जो बुक्स लिखते हैं वो, जैसे किसी की बायोग्राफी किसी ने लिख दी हो, कोई कुछ लिख दिया उसकी, वो वाला नहीं मैं बोल रहा कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी, वो तो लूसेंट वाली होगी ना, करंट अफेयर वाली बोल रहा हूँ मैं। फिर जब आप इतना पढ़ लें करंट अफेयर्स में, ठीक है, मैंने क्या बोला, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पढ़नी है और बुक्स एंड ऑथर्स। अच्छा ये ना स्पोर्ट्स पे भी जाता है रिसेंट में ना, अच्छा एक ना, अरे कौन सा स्पोर्ट्स है जो वो नोवाक जोकोविक खेलता है, बहुत आता है उसका क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या होते हैं यार, टेनिस से रिलेटेड आते हैं ना, टेनिस से रिलेटेड, ये वाला ओपन कब हुआ, विंबलडन ओपन कब हुआ, ये जो होते हैं ना ओपन, इसके करंट अफेयर इस टाइप के होते हैं, तभी नहीं हो पाते, मैंने इसको एनालाइज किया है। कोई बैठा होगा ना पावर ग्रिड में, वो मेरी वीडियो लाइक करेगा, उसको पता है कि ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो विंबलडन ओपन कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, फलाने ने कौन सा जीता, ठीक है, ड्यूअल जब दो बंदे टेनिस खेलते हैं तो मतलब ऐसे वाला क्वेश्चन आते हैं इसमें। स्पोर्ट्स रिलेटेड में टेनिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है पावर ग्रिड, क्रिकेट से भी पूछ सकता है, ठीक है, बट टेनिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, बैडमिंटन, टेनिस एक्सेट्रा। अच्छा और फिर कौन से टाइप के करंट अफेयर्स पूछता है, कुछ ये ना ऐसी चीज़ों पे पूछता है कि ना फलानी टनल कब बनी, मतलब करंट अफेयर्स में भी मान लो कोई टनल बन रही होगी ना कहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट अंडर वाटर रेट्रो कहाँ पे बना, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चलने लगी है, ये कहाँ पे चलने लग गया है, वो कहाँ पे चलने लग गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है पॉलिटिकल वाले किस तरीके से करंट अफेयर्स में, कि हाल ही में फलानी कंट्री का प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुआ है, फलानी में अलानी का प्रेसिडेंट, अलानी का प्राइम मिनिस्टर, अलानी का ये कौन सा बंदा नियुक्त हुआ है। अच्छा कंपनीज के सीईओ से रिलेटेड करंट अफेयर पूछता है, फलाने में यूट्यूब का सीईओ कौन बन गया, फलाने का सीईओ कौन बन गया, अलाने का सीईओ कौन बन गया, तो इसमें इस तरीके के करंट अफेयर होते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ सीईओ पढ़ जाना, ब्रांड एम्बेसडर पढ़ जाना, मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ जाना, ठीक है, और सिम्बैक्स कह रहा हूँ यार, मिलिट्री एक्सरसाइज ही होगी वो तो, ठीक है। और और क्या बोला मैंने, और ये पढ़ जाना टनल कौन सी बन रही है, अंडर वाटर मेट्रो कोई चल रही है नहीं चल रही, ठीक है, कहाँ पे कौन सी रेलवे प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, कहाँ पे क्या एस्टैब्लिश हुआ। एक और चीज़ ये पूछता है बड़ी, जीआई टैग्स, अलाने को कौन सा जीआई टैग दिया, ये दिया, ठीक है। तो करंट अफेयर में इस टाइप के करंट अफेयर पढ़ने हैं आपको, सिलेक्टेड करंट अफेयर, और इसी तरीके से पूछता है ये, ठीक है। तो ये पढ़ जाना, ठीक है, तो आपका पावर ग्रिड निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। अब शॉर्ट सिनेरियो में बोलता हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम पढ़ना है आपको, टेक्निकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये आपने पढ़ के जाने हैं सबसे पहले कोर सब्जेक्ट। उसके बाद रैंक डिसाइडर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, ठीक है, ये सब पढ़ के जाने हैं। थोड़ा बेसिक और माइक्रो प्रोसेसर देख लेना, पूछता तो है नहीं पर फिर भी आप पढ़ के चले जाइए, ठीक है। और उसके बाद नॉन टेक में मैंने बता दिया, करंट अफेयर्स पे फोकस करना आपने, जैसे मैंने अभी बताया है, ठीक है। साथ में इंग्लिश पे, रीजनिंग पे, एप्टीट्यूड बहुत टफ आएगा, उसको रहने देना, ठीक है। तो भैया धन्यवाद, ठीक है, तो बढ़िया है, ठीक है, तो तैयारी करो अच्छे से, निकाल लो इसको, 24 तारीख को पेपर है, ठीक है, तो अच्छे से, ठीक है, तैयारी करनी है आपको, ठीक है, तो आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से, और बस हो जाएगा आपका।